Salam और आदाब नमस्ते संगे people. I'm Ali Hassan and you are watching me on YouTube. Why I missed Stars of UET is that I want to change this name. Maybe you give me some suggestions and then we will work around it और फिर हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि थीटाज ऑफ यूईटी सूट करता है क्योंकि ना यूईटी की वीडियोस हैं ना मैं थीटा रहा तो इसलिए खैर काफ़ी अरसे से एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं जिससे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी भी डाली थी। इट वाज अबाउट ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा। ऑब्वियसली आई वाज वेरी बिजी हियर जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने का। अभी भी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन ईस्टर चल रहे हैं तो ईस्टर हॉलीडेज़ हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। पहले मैं इसे एज़ अ हॉबी करता था, अभी भी एज़ अ हॉबी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बना दी जाए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जिससे सबका फ़ायदा हो सके। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जिस जिस जगह पर भी हिंदी आती है या उर्दू आती है लोगों को, और इंग्लिश सबटाइटल्स भी आई विल ट्राई टू ऐड। खैर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा इज़ कॉल्ड 500 वीज़ा, 500। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? क्या हमें एजेंट की ज़रूरत है इसके लिए? वर्किंग राइट्स मिलते कितने हैं, कितने नहीं मिलते, कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन्स ले सकते हैं, क्या आपको एफएससी करके यहाँ पे आना चाहिए, क्या आप बैचलर्स करके यहाँ पे आना चाहिए मास्टर्स के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स कितनी चाहिए होती है, स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता, कितना कमा सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या फ़ी अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है तो क्या आप वो फ़ी यहाँ पे अर्न कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ऐसे कुछ सवालात हैं जो ऑलमोस्ट हर वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया आके पढ़ना चाहता है उसके माइंड में होते हैं। तो क्योंकि अब मुझे यहाँ पे दोनों लाइफ्स मैंने देख लिए हैं, वर्किंग आवर्स जब मेरे पास फुल होते थे तब भी, जब वर्क आवर्स लिमिटेड है तब भी, क्योंकि मैं यहाँ पे 476 वीज़ा के ऊपर आया था जो मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और अभी मैं 500 वीज़ा के ऊपर हूँ, स्टूडेंट वीज़ा। खैर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्या आप ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर है हाँ। मैंने दोनों वीज़ाज़ खुद अप्लाई किए हैं। 476 वर्किंग आवर्स वाला वीज़ा, फुल वर्किंग आवर्स वाला वीज़ा था, और 500 स्टूडेंट वीज़ा था। मैं ऑन शोर था और यहीं से मैंने उस वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा के अंदर कन्वर्ट करा लिया। तो एक तो बात कि क्या आपको एजेंट चाहिए, तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन क्या आपका वीज़ा अप्लाई करने का क्या कोई एक्सपीरियंस है? क्या आपने ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया है? क्या आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने का फ्रॉम स्क्रैच एक्सपीरियंस है? क्या आप मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं? क्या आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको खुद से सर्च करके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्या वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इसके प्री रिक्विजिट हैं कि क्या आपको स्टूडेंट वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने एफएससी की हुई है तो प्रॉब्ली आप यहाँ पे बैचलर्स करने आ रहे होंगे, और अगर आपने बैचलर्स किए हुए तो आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे होंगे। तो सबसे पहला काम होता है ना, वो ये होता है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे सर्च करनी होती है जो बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप जिस जगह पर। फिर अब बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, 6-7 स्टेट्स हैं, 5-6-7 स्टेट्स हैं। विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एनएसडब्ल्यू, तस्मेनिया, आई मीन यू कैन सर्च ऑन। अब आपने जिस भी जगह पे एडमिशन लेना होता है, या आप उसको डिसिप्लिन वाइज सर्च करते हैं, जिस तरह आप इलेक्ट्रिकल के तो आप इलेक्ट्रिकल सर्च करेंगे, मैकेनिकल, सिविल, जहाँ पे भी आप, फार्मासिस्ट, अगर आप फिजियोथेरेपी, पीएचडी कुछ भी करने आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सर्च करेंगे कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे करवाती है। जब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप करवाती है, उसके बाद आप ये सर्च करेंगे कि कब कब उनके एडमिशन ओपन होते हैं। दो ही एडमिशन यूजली दो टाइम्स ओपन होते हैं, एक एक स्प्रिंग में और एक फॉल में। जब एक दिसंबर में तकरीबन ओपन होगा और एक जनवरी, फरवरी, मार्च। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सेंटर में भी एप्लीकेशन ओपन करती हैं। अब उस कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दूँ, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। अच्छा, उसके बाद जिस तरह आपने एफएससी कर लिया तो आपने अप्लाई करना होता है बैचलर्स। बैचलर्स के अंदर यूजुअली आपको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि
स्कॉलरशिप के लिए ना, स्कॉलरशिप के लिए कोई क्राइटेरिया वो सेट करते हैं कि आपने एफएससी में कितने मार्क्स लिए हों, आपने आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं अच्छी, आपकी कोई पेपर्स पब्लिश है या नहीं पब्लिश। तो बैचलर से पहले आपने खाली एफएससी की होती है, और एफएससी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया नहीं एफएससी की होती है, तो उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं वो सेट कर सकते जिसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप कह सकते, जिसकी बेस पे आपको कह सकते हैं यू आर डिस्टिंक्टिव, आपके अंदर कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है। तो बैचलर्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्कॉलरशिप्स होते हैं, अनलेस आप बहुत ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। तो यूजुअली आपने पे ही करनी होती है यूनिवर्सिटी फ़ी। अब यूनिवर्सिटी फ़ी कितनी होती है, ये आप समझ लें कि 20,000 से लेकर $40,000 पर ईयर, 20,000 से $40,000 पर ईयर बैचलर्स की यूनिवर्सिटी होती है। अब 20,000 से लेकर $40,000, और $1 फॉर एग्जांपल अभी $200, ₹200 का चल रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लें कि दिस इज़ अ ह्यूज ह्यूज फ़ी। हाँ, क्या आपको सारी फ़ी स्टार्ट में देनी होती है? तो नहीं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी खाली देनी होती है। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर पूरे साल की 40,000 है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी होगी वो तकरीबन इसका वन थर्ड कर लें, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे ट्राइमेस्टर्स होते हैं, या वन फोर्थ कर लें, वो आपको सब सबमिट करानी होगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, एडमिशन हो जाता है तो आपने वो सबमिट करानी है। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन, वंस यू सबमिट योर एडमिशन, ठीक है, एडमिशन फ़ी एंड सेमेस्टर फ़ी, तो उसके बाद वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं। ठीक है, अ, अगर आपको एडमिशन हो जाता है उसके बाद वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं, आपने फ़ी पे करनी होती है उसके बाद। वो ऑफ़र लेटर आपको चाहिए होता है, उसके बाद आपने फ़ी सबमिट कर दी है, इसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है आइल्स 6.5, एटलीस्ट 6.5 के करीब आपको चाहिए होता है, या पीटीई। मैं पीटीई सजेस्ट करूँगा क्योंकि पीटीई कंपैरेटिवली आसान है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्रूफ शो करने होते हैं कि आपके एसेट्स पाकिस्तान में कितने हैं। वो इसलिए कि आप यहाँ से वापस जाने के लिए आपके क्या रीज़न है कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वापस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, या वो फैमिली लिंक्स होते हैं कि आपके अम्मा अब्बा वहाँ पे हैं, सारी फैमिली वहाँ पे, इसलिए आप ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेंगे, आप पक्का पक्का वापस जाना चाहेंगे। या आपके कोई एसेट्स होते हैं आपको शो करवाने होते हैं, या आपको सिर्फ जनरली भी एसेट्स शो करवाने होते हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके जो क्या बोलते हैं, आप फ़ी भी पे कर सकेंगे या नहीं पे, क्योंकि ये तो खाली फ़ी है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव करने के लिए पर मंथ तकरीबन $3,000 चाहिए होता है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो वो भी आपने शो करवाना होता है कि आपके पास इतने फाइनेंशियल एसेट्स हैं और आपके अम्मा अब्बा इतने पैसे वाले हैं कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, वंस यू आर डन, जब आपके पास ये सारी एप्लीकेशन, जब भी आपको सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि आप क्यों पढ़ने आ रहे हैं, मोटिवेशन लेटर लिखना आता है ये। ठीक है, ये सारा कुछ लिख के उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा सबमिट करवाना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, ऑफर लेटर, इंग्लिश, फाइनेंशियल एसेट्स क्या है आपके पास, बैंक स्टेटमेंट्स। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो बैंक स्टेटमेंट कम से कम आपने 60-70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक शो करवानी होती है। ठीक है, कितने आपके पास पैसे हैं, ये आपको ये आपको इससे पता चलता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, खुद से। अच्छा, तो ये आपने वंस वंस यू आर डन, उसके बाद ये सारे आपने एजेंट से करवाने तो एजेंट को आपने दे देने हैं, वरना आपने खुद ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर जाकर वीज़ा 500 सबमिट करवाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप खुद सबमिट करा लें, वरना आप एजेंट देख लें। एजेंट, अगर आप मेरी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मैं उसका भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, बट अगेन आई डोंट जनरली रिकमेंड एजेंट्स, क्योंकि इफ़ यू हैव पास्ड योर बैचलर्स तो उसके बाद आपको वीज़ा कैसे सबमिट करते हैं ये आपको खुद भी पता होना चाहिए, मतलब ये आपको समझ आ जाता है। हाँ, एफएससी अगर आपने की हुई है तो ऑब्वियसली आप इतने नहीं होते ग्रूम्ड कि आप खुद से अप्लाई कर सकें स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो फिर आप ऑलमोस्ट इतना ईजी नहीं, अगर आपने बाकी सारे इतना इतना मुश्किल नहीं अगर आपने बाकी सारे सबमिट्स कर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए। ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गई बात। उसके बाद आते हैं वर्क आवर्स के ऊपर। तो वर्किंग और स्टूडेंट्स के लिए अभी के मुताबिक हैं 24 आवर्स। ठीक है, पर वीक। कह रहे हैं जून में, इस ईयर के जून में वो 30 आवर्स पर वीक कर लेंगे, तो इसको हम रफली 30 आवर्स पर वीक ही करके थे। 30 आवर्स पर वीक में अगर आप मिनिमम पे काम करें ना, मिनिमम पे यहाँ के $24। हम 24 को भी नहीं, हम कहते हैं $30 पर आप काम करें, तो 30 और इंटू 24, या 30 इंटू 30 कर लेते हैं, तो 30 इंटू 30 मतलब $900, $900। ठीक। अब $900 अगर आप पर वीक कमा रहे हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 18 36, रफली इसको भी $4,000 कर लेते हैं। ठीक है, कि आप पर मंथ $4,000 कमा रहे हैं। $4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 40,000। और उसके बाद अगर आप दो
2 महीने और मतलब एक पूरे साल के दिन निकालें तो इसको भी हम राउंड अबाउट करके $50,000, तो इसका मतलब आप खुद यहाँ पे $50,000 कमा सकते हैं। दरमियान में कुछ हिस्से आते हैं वीक जब आपकी स्टडी नहीं चल रही होती, इस तरह कोई सेमेस्टर ब्रेक है या विंटर ब्रेक है, तो उस दौरान में ये होता है कि आपके पास वर्किंग आवर्स फुल होते हैं, तो आप वो खुद भी कमा सकते हैं, मतलब उसमें आप 24 आवर्स से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अच्छा, अब ना क्या मैं कह रहा था, हाँ, अब अगर आपने पूरा साल में कमाई 50,000 है, आपने अपनी फ़ीस में से फॉर एग्जांपल 40,000 या 20,000 30,000 देनी है, खुद अपने ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो लगाने में मिनिमम भी सर्वाइव करने की बात करूँ तो 1500 से लेकर 2000 आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपने मिनिमम भी सर्वाइव करना है पर मंथ। तो आप टोटल कमाई 4,000 या 2,000 यहाँ से निकालेंगे, 2,000 आप बचा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह करें ना, तो आप बिल्कुल, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे खुद से कमा रहे हैं कि मैं खुद से कमाऊँगा, अच्छा, और उसके बाद स्टूडेंट की फ़ी भी पे करूँगा, तो आप अपना गुज़ारा तो ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहता नहीं कर सकते, अपना आप गुज़ारा कर लेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा मेहनत करें, इससे ज़्यादा मेहनत का मतलब ये होता है कि आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, उसमें आप कैश पे जॉब करें। अब क्योंकि अलाउ तो 24 आवर्स ही होता है, लेकिन लेकिन आप एक्स्ट्रा कैश पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन अब वो ख़तरा है आपके रिस्क है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अगर किसी इमिग्रेशन को पता चल गया कि आप कैश पे जॉब कर, कैश पे वैसे ही लीगल नहीं है काम करना, ठीक है। और अगर कैश पे आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई शिकायत लगा देता है, तो उसकी भी आपका वीज़ा कैंसिलेशन होने का ख़तरा है, तो वो एक अजीब रिस्क है। तो अब जो लोग कैश पे काम कर रहे होते हैं वो कभी वापस अपने मुल्क नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब वो वापस जाएँगे, वो वीज़ा कैंसिल आ गया तो कैंसिल हो गया, तो वापस ऑस्ट्रेलिया आने का में उनका मसला होता है। तो इसलिए आप कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो 4-4 सालों से यहाँ पे हैं, वापस नहीं गए पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी की जो वीज़ा की क्या कंडीशन है ना, वो ब्रीच कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास इसलिए, और लेकिन जो कुछ बिल्कुल लीगली चल रहे होते हैं उनके लिए इट्स सेफ कि जितना कमा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी लगा रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, और यहाँ पे जब वो आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, तो किसी छोटे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी फ़ी बहुत कम हो। तो ये भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो वो, अगर आप अच्छा एजेंट है तो आपको ये भी सजेस्ट करेगा कि आप एक बार जब ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, तो उसके बाद आप किसी अच्छी, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई तो आप पढ़ तो आप कहीं भी सकते हैं ना। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में मैंने पढ़ा है और यहाँ भी मैंने पढ़ के देख लिया, तो इट्स नॉट अ बिग, मैं ये नहीं कह सकता कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई कोई बहुत पाकिस्तान से, तो यहाँ पे जो भी आता है ऑब्वियसली पीआर के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आता है, अनलेस आप बहुत ही स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आ रहे हैं, बैचलर्स आपका बहुत अच्छा था, तो आपको पढ़ाई के लिए, पीएचडी या मास्टर्स के लिए बुला रहे हैं। तो इसलिए मेनली यहाँ पे यही होता है कि लोग महंगे पैसे लगा के यहाँ पे आते हैं, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, सस्ती यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं ताकि वो पैसे बचा के या घर बेच सकें, या उसको उसी पैसों को पीआर किस तरह लेनी है उस तरफ लगा सकें। अपने रेंट्स की इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत अच्छी बड़ी हो जाएगी। वैसे तो हर स्टेट के मुख्तलिफ रेंट्स हैं। अब लेकिन अगर बात की जाए तो 150 से लेकर 250 तक वेरी करते हैं पर वीक, जो आपका खाली रहने का खतरा है, पर खर्चा है। गाड़ी अगर आपने रखी हुई है तो फ्यूल तकरीबन यहाँ पे 150 से लेकर 250, मतलब $1.50 से लेकर $2.50 के दरमियान वेरी करता है पर लीटर। गाड़ी का रेंट 150 से 250 के दौरान होता है, के दरमियान होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के, अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता। इंश्योरेंस होती है आपकी, ठीक है, खाना पीना होता है। अगर आप खुद खाना बनाना सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उसकी भी अलग से ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स है। तो अगर ये सब करें तो आपको रफली 1500 से $2,000 अपने ऊपर अपने लिए रखना होता है, अनलेस आप बिल्कुल ही गुर्बत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। और मैंने कौन सी ऐसी बात है जो मिस की है, प्रॉबेबली, अगर कोई ऐसी बात आपको लगता है कि मैंने मिस की है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँ तो उसमें आपको बता सकूँ। बाकी ऑब्वियसली मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं है, तो वट एवर I have recorded now, probably I'll be uploading it as it is. Uh, yes, probably, unless, yes, unless I find a वीडियो एडिटर, ठीक है, जो मुझे ये एडिट करके दे दे, या ये वाली या अगली वाली वीडियो। तो अगर आप किसी अच्छे वीडियो एडिटर को जानते हैं तो उसको भी कमेंट में टैग कर दीजिएगा, या डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करवा दीजिएगा, ताकि मैं उसको हायर कर लूँ,
नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।